Hi everyone, Assalamu alaikum. We're back. There's the first video. You know my name, Mohit Akir, I'm O-level Pakistan Studies tutor. From now we are starting O-level uh, Pakistan Studies, crash course, Pakistan history and geography, and the syllabus covering all of aspects. There would be one class for history and one class for geography. All of the videos will be uploaded on YouTube. And if you want to subscribe, you can subscribe. Press the bell icon and enjoy the videos for history. And my basically have three basically I have rules: marking schemes, questions expected, and all of the questions which are mostly asked on this. We would be, if you say, we would be also attempting past papers in the end, but first we will be covering the syllabus. I'm an expert. I have got an A star as well. So start section 1, and you would be knowing about my style when in the further videos. Basically, start of the Mughal rule. Summary of decline of Mughal rules. What does this say? क्या ये डिमांड करता है हमसे? मुगल रूल आप सबको पता है कि ऑब्वियसली ये स्टार्ट तो हुआ था बाबर से, जो कि अफ़गानिस्तान से इंडिया पे अटैक करके उन्होंने ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। आई डोंट नो कि who they defeated, but I'm not sure. Maybe Ibrahim Lodi, but I'm not sure because it isn't part of syllabus. Yeah, start. बेसिकली पहला जो हमारा है वो शुरू होता है और ये डिमांड करता है हमसे क्वेश्चन दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। फर्स्ट रीज़न एवरीवन नोज: weak, corrupt, luxury-loving Mughals after Aurangzeb's death 1707। देखो बेसिकली जो डिक्लाइन तो यूजुअली हो ही गया था, बट औरंगज़ेब के बाद जो रियल डिक्लाइन मुगल्स का शुरू हुआ है, जो इतनी बड़ी सल्तनत थी, मुगलिया सल्तनत जिसको हम आज भी कहते हैं मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एम्पायर, वो कैसे ब्रेक हुआ, उसका रीज़न सबसे बड़ा था कि औरंगज़ेब की डेथ हुई। इतना बड़ा एम्परर की डेथ होने के बाद तो ऑब्वियसली बात है कोलैप्स तो जारी था, कोलैप्स तो होना ही था। 77 औरंगज़ेब डेथ हुई। वास्टनेस एक सेकंड जो था वो है वास्टनेस ऑफ एम्पायर। अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये कश्मीर से लेकर फ्रॉम कश्मीर it was till the southern part of the India, I mean, which is Tamil Nadu, I think Tamil Nadu, and I don't know the end, but you can say ये बेसिकली एक कोट भी है कि शाहरुख खान ने अपने एक गाने में भी कहा है कि तू कश्मीर मैं कन्याकुमारी, मतलब कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी आई थिंक एक पॉइंट होगा तमिलनाडु का। और अगर आप इधर एक्सट्रीम वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो ईस्ट में आपको बंगाल तक मिलता था ये रीजन, और इधर से पंजाब, ये पूरा पाकिस्तान, आपको पता पाकिस्तान इंडिया वर यूनाइटेड एट दैट टाइम। So this was till, I mean, it was still the almost you can say Balochistan, yeah, because Pakistan was also under Mughal Empire, and this was the whole subcontinent till Bengal, I mean, which is the Bangladesh today's time. So you can check the vastness of empire. Obviously, in this empire, how would the emperor know? एम्पर को कैसे पता लगेगा कि एक रीजन में क्या हो रहा है, क्योंकि एम्पर तो दिल्ली में बैठे थे। तो यही वजह है कि जो मतलब ऑब्वियसली बात है एडमिनिस्ट्रेशन तो हो सकती है उनके वहाँ पर, बट एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हो गई थी, इसका बारे में सुझाव देते हैं। वॉर्स ऑफ सक्सेशन थर्ड, मैंने अब देखा रीजन आप नोट करते जाएँ: वीक, करप्ट एंड लग्जरी लिविंग, लेटर मुगल्स, आफ्टर औरंगजेब डेथ 1707। औरंगजेब की डेथ का रीज़न पहला, और वास्टनेस ऑफ एम्पायर का रीज़न तीसरा था वॉर्स ऑफ सक्सेशन, वॉर्स अनलिमिटेड वॉर्स विद बेसिकली मराठास सबसे बड़ी थी, और जट्स इनको जो गोकाल में थे, और सक्सेशन वॉर नहीं, सॉरी वो इस रीज़न को हम वॉर ऑफ सक्सेशन, सॉरी आई मिस्ड इट, सॉरी ये बेसिकली थर्ड रीज़न वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब आपस में जो डिस्प्यूट थे, मतलब सक्सेसर कौन बनेगा। यू ऑब्वियसली नो दैट whenever an emperor dies there is a successor, I mean, who will be the next king, next emperor. So basically there had been a war every time for who will be the ruler of India, इतने बड़े इंडिया रीजन को कौन रूल करेगा, ये था इसके ऊपर बहस। और ये बहस इतनी बड़ी हो जाती थी कि
जान पे जाती थी, मतलब कि जान भी चली जाती थी लोगों की। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हमारी नज़र के सामने ही थी कि 6 बेटे जो औरंगज़ेब के थे, उनमें उन्होंने किस तरह एक दूसरे को मारा, और एंड में सिर्फ आई थिंक कि औरंगज़ेब खुद भी ऐसे ही बना था एम्परर बेसिकली, और औरंगज़ेब के बेटों ने भी ऐसे ही लड़के एम्पायर को डिस्ट्रॉय, एम्पायर के डिक्लाइन का रीज़न बनते गए। ये बेसिकली आप भी बताएंगे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ इंग्लिश में करूँगी, उर्दू में। मैं दोनों लैंग्वेज के साथ फ्लुएंट हूँ, इंग्लिश में भी फ्लुएंट है और उर्दू में भी। बट आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है यूज़ कर लिया जो आपको समझ आ जाए। मैं उसको उर्दू में प्रेफर कर रहा हूँ। इंटरनल रिवोल्ट्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश एक एग्जांपल है, और इंटरनल इन्वेजन से मुराद आपका मराठास आ गए, जट्स आ गए गोकुल्स में, और भी काफ़ी हैं। बेसिकली थर्ड पे आ जाए तो औरंगज़ेब बेसिकली एज अ रूलर, एक रूलर की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी, औरंगज़ेब एक बहुत रिलीजियस पर्सन था। वो रिलीजियस इंटॉलरेंस कहते हैं आप इनको, क्योंकि उसने बेसिकली काफ़ी हिंदू टेम्पल्स, जो ये वैसे आज भी मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये बात की जाती है कि औरंगज़ेब रिलीजियस बहुत पर्सन था, बहुत 5 वक्त नमाज़ी था ही, और उसने डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स पहला था। ऑब्वियसली आप किसी की रिलीजियस साइट्स को डिस्ट्रॉय करोगे, जैसे इंडिया में आज भी होता है। इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बातें की होती हैं, दो पाकिस्तान में तो नहीं होता, बट इंडिया में ऐसा रीज़न है कि मुसलमानों के खिलाफ होता है। तो ऑब्वियसली इसको हम लाइक नहीं करते इस रूलर को कि जो यार किसी के रिलीजियस साइट्स के ऊपर बात करे। बट हाँ, इट वाज रीज़न डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। जिजिया टैक्स क्या था? जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स होता है, वो उसने पोस्ट किया। बैन ऑन आर्ट, उसने आर्ट, ये म्यूज़िक वगैरह, ये नवरोज़ एक फेस्टिवल था ईरान पर्शिया में मनाया जाता है आज भी, आज पता नहीं बट मनाया जाता था, तो उसको बैन किया। डेक्कन कैंपेन्स उसके आप कहते हैं, डेक्कन में उसने कुछ ऐसी कैंपेन्स थी बेसिकली, डेक्कन वॉर्स कहते हैं आप बेसिकली, डेक्कन आज का हैदराबाद। तो 25 ईयर्स ऑफ वॉर्स मराठा की तरफ चली, मैं वही बात आ गई, देखें 25 ईयर्स ऑफ मराठास वॉर की बात की जाए। बैन ऑन एंड रिटर्न ऑन एग्जॉशन ऑफ स्ट्रेट ट्रेजरी इसमें बहुत ही हुई है, यूज़ हुई थी। ऑब्वियसली बात है, वॉर में 25 ईयर्स ऑफ वॉर में कितना पैसा लगा होगा ये तो आप जानते ही होंगे, कि कितना आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेजन नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया। बेसिकली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आपसे, तो आपने इन रीजंस को ना बेसिकली एलेबोरेट कैसे करना है, और किस क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन पढ़ना बेसिकली मसला होता है कि आप लिख तो इसको तो आप बेसिकली क्रैम भी कर लोगे, रटा भी मार लोगे, बट लिखना कैसे है ये आपको नहीं आएगा। ये आप किसी मैट्रिक स्टूडेंट को हो गया, वो फेल हो जाएगा कि इसमें नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आना, उसने तो बजट रटा वो तो लिख देना है। बट नहीं, इसमें रटा भी है और इसमें कुछ समझना भी है, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ऑब्वियसली, लाइक CSS। तो फॉरेन इन्वेजन याद रखनी है। नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया से कौन आया था? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया बेसिकली। फाइनली अराइवल ऑफ यूरोपियंस हो गया। पोर्चुगीज़, डच ये पहले ही थे यहाँ से, या इंडिया में तो पहले ही थे बेसिकली। और इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शुरू हुआ था ये, और किस तरह ब्रिटिशर्स किन किन जगहों पे आए थे, किन किन जगहों पे इनको भी मुश्किल हुई थी। तो फाइनल यूरोपियंस, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ऑस्टेड ऑल द यूरोपियंस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। बेसिकली फिर ये आप ये कह सकते हैं फाइनल रीज़न फेल टू के मुगल्स। आपको पता है ये दरबार वगैरह में तो आज भी कोई बीट पकड़ा हुआ है मुगल्स को, इनके दरबार ही याद किए जाते हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी में तो आज तक कोई काम नहीं किया था, ना इन्होंने वेपन्स बनाए, ना इन्होंने इवन के साइंस में कोई आगे गए, ना इनके पास कोई पढ़े लिखे लोग थे। बस पेंटिंग तो, ये कैलीग्राफी तो कोई मतलब स्कल्पचर ही है, राइटिंग स्कल्पचर ही है, बट इनमें कोई साइंस और टेक्नोलॉजी तो नहीं मिलती जिनसे प्रोग्रेस करे जाए। तो कैलीग्राफी से आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना। रीजन्स फॉर द यूरोपियंस ऑफ यूरोपियंस अट्रैक्टेड, और बस ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा ये पार्ट ख़त्म होगा, और सेक्शन 1 का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा बात आएगा, और क्वेश्चन मैं आपको बता के जाऊँगा इस वीडियो में। रीजन्स फॉर यूरोपियंस बी टू बी अट्रैक्टेड टू इंडिया। इंडिया कैसे आए, क्यों आए यूरोपियंस? देखो बेटे, नंबर 1 वेल्थ, एंड ये जब आप पूछोगे ना तो ये 7 मार्क्स पे आता है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है, 5 में पूछा गया फ्लुएंटली। स्प्लेंडर एंड वेल्थ ऑफ इंडियन रूलर स्पेशली द मुगल्स, वेल्थ नीडेड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज।
इंग्लैंड में उस वक्त इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो रहा था, उनको चाहिए था यहाँ से चीप रॉ मटेरियल। हम जो कहते रहते हैं ना इंडिया वो स्पाइसेस की वजह से, स्पाइसेस की वजह से, स्पाइसेस की वजह से नहीं आए, स्पाइसेस के अलावा और भी काफ़ी रीजन्स थी। तो बेसिकली यहाँ पे उनको चाहिए था चीप रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इन यूरोप, वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मेटल वर्क ऑफ इंडिया एंड गोल्ड एंड डायमंड वर ग्रेट इन डिमांड। इनकी मेटल वर्क और डायमंड्स की डिमांड बहुत थी यूरोप में, तो यहाँ से उनको वो भी मिल सकता है। बेसिकली इंडिया वन ऑफ द रिच, यू कैन इंडिया पाकिस्तान ये बेसिक सब कॉन्टिनेंट उस वक्त इसको एक टर्म मुझे नहीं याद आ रही, बट आई थिंक इसको गोल्डन स्पैरो कहते थे, गोल्डन स्पैरो या गोल्डन स्पैरो कहते थे उस वक्त, क्योंकि इस यहाँ पर काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स ऐसी मौजूद हैं और काफ़ी ये ब्लेस्ड रीजन है ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का। पाकिस्तान तो आज जिस कंट्री में हम रह रहे हैं जी। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया, सी रूट्स टू इंडिया वेस्को दा गामा ने जो कहीं ट्रैवलर था, ये आप लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा इसका, वेस्को दा गामा का नाम याद रखना है, वेस्को दा गामा का नाम याद रखना है, जिसने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया। और सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करने के बाद उसने ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ, ओपियम ड्रग होता है, गोल्ड एक्सेट्रा, हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर बोथ इंडियन यूरोपियन इन द बिगनिंग। मुगल रूलर्स एंड इंडियन ट्रेडर्स वेलकम द यूरोपियन 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। मुगल रूलर्स एंड इंडियन ट्रेडर्स, मुगल रूलर्स और इंडियन ट्रेडर्स ने वेलकम यूरोपियंस को वेलकम किया 16th सेंचुरी के ऑनवर्ड, जब फरमान आया था और औरंगज़ेब ने के पास एक ब्रिटिशर आया, उसने एक्सेप्ट करवा दिया और वो दोनों एक्सेप्ट हो गए। ब्रिटिश फर्स्ट ट्राइड स्पाइस ट्रेड इन ईस्ट इंडीज़। ब्रिटिश पहले ईस्ट इंडीज़ में गए थे, आपको बताओ, जो आज का मॉडर्न इंडोनेशिया है, बट डच पहले से ही वहाँ थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी क्या, ये भी बताऊँगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था, जिसको क्वीन एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ ने इजाज़त दी थी कि आपने ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और इन्होंने ट्रेड करनी थी इंग्लैंड ने, क्योंकि इनको ऑब्वियसली इकॉनमी तो बेहतर करनी थी। तो कहीं ना कहीं जहाँ कहाँ ट्रेड करता है ये, तो इनका सबसे बेस्ट रीजन इंडिया ही लगा AIC को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के आ गई। इंडिया डिसाइडेड टू होस्ट, ठीक है, टू एंजॉय मोनोपोली। ओके, समझ गए होंगे आप रीज़न, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चंस कितने बनते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला 7 मार्क्स, आपको पता है O लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में, जो भी आपको बताता जाता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको ज़रूर। और पेपर पैटर्न इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन कितने के होते हैं, अभी बता देता हूँ। चलें, 4, 7 और 14 मार्क्स का क्वेश्चन मेजर होता है। और पार्ट 1 की बात है जिसमें सोर्स दिया होता है, एक सोर्स दिया था, उसके क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछते हैं। वो बेसिकली 3 मार्क्स का एक ऐसी नॉलेज क्वेश्चन पूछते हैं, शायद 5 मार्क्स का वो उसके अकॉर्डिंगली पूछते हैं कि सरफेस फीचर्स। जी कहाँ चले गए हैं?